हे राम टू जय श्री राम के चैप्टर 18 में आपका स्वागत है। ड्रैकोनियन डिमोनेटाइजेशन, व्हाट डिड इंडिया अचीव। ये नोटबंदी की बात कर रहे हैं, जो मोदी सरकार का सबसे पहला जो प्रमुख एक बड़ा फैसला था और एक तरह से जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। नवंबर 2016, 8 नवंबर टू बी प्रिसाइज। ये मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मेरे घर में मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरी ग्रैंड डॉटर का जन्म 7 नवंबर को हुआ, तो सब लोग कहते हैं 8 नवंबर को शाम को 8:15 बजे मित्रों ऐसा बोला गया कि उसके बहुत दिनों बाद तक लोग मित्रों नाम से डरने लगे थे। 8:15 बजे शाम को मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश दिए और 500 और 1000 रुपए के नोट को उन्होंने कहा कि अब ये नोटबंदी हो गई, मतलब डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 रुपीज नोट। ऐसा बताया गया कि कुल जो करीब 15,41,000 करोड़ की ये करेंसी है, 500 और 1000 वाली, और इसमें से करीब 20% नकली है। ये भी समझाया गया कि अदर देन ब्लैक मनी, नोटबंदी से जो टेररिज्म है, जो टेरर फंडिंग है, उस पर ये डायरेक्टली उस पर काम करता है और हमने वहाँ पे चोट की है। और ये हिंदुस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उसको भी में भी कमी लाएगा। जब मोदी जी 8 नवंबर को आए तो उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मुझे आप 50 दिन का, आपको 50 दिन की तकलीफ होगी, मैं आपसे 50 दिन मांगता हूं, और 50 दिन बाद अगर नहीं हुआ तो उन्होंने क्या क्या कहा था वो आप खुद ही सुन लीजिएगा, मैं क्या बताऊं। उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये जो पुराने, ये जो 500 और 1000 के नोट हैं, ये आप 31 दिसंबर 2016 तक बैंक में जमा कर सकते हैं। फिर एक ये आया कि रोजमर्रा की पैसे ये बंद कर दिए गए थे, तो कहा गया कि आप बैंक में जाके अक्रॉस द काउंटर कुछ पैसा बदल सकते हैं। तो पहले हुआ कि 4000 रुपया पर डे, फिर हुआ कि 4500 रुपये, और फिर वो 2000 रुपये ले आया गया, वो कम कर दिया गया। मेरे दफ्तर में एक उस समय जो सहायक था, वो कम से कम दिन भर शायद लाइन में लगा रहता था, क्योंकि कभी मैं भेजता था, कभी मेरे साथी भेजते थे, कभी दफ्तर में और काम करने वाले भेजते थे। वो एक का जाके ख़त्म करता तब तक दूसरे को ज़रूरत होती थी, क्योंकि भाई दफ्तर में ज़्यादा लोग थे। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 25 नवंबर को ही, 8 नवंबर के शाम को ये सब हुआ है। 9 से 25 को ये कह दिया गया कि अब ये सब बंद। अच्छा, एटीएम में भी उस समय रोक लगा दी गई थी कि 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। कैश पे भी रोक थी, आप अपने अकाउंट से, अपने ही बैंक से 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते थे। शुरू में ये रोक हुई, फिर 10 का 20,000 किया गया, फिर 13 मार्च 2017 में आके उसको नॉर्मल किया गया था। उस समय की परेशानियां और वो आप सबको याद होंगी, जैसे घर में लोगों की शादियां थी, घर में किसी को बीमारी आराम था। वो एक मुश्किल वाला पीरियड था, क्योंकि आप शादी है तो कार्ड लाइए, ये लाइए, उससे लिखवाइए, इससे लिखवाइए, तब कुछ देंगे, और इस तरह की बातें हो रही थी। अपना ही पैसा जो आपके अपने बैंक में था उसको निकालने में लोगों को बहुत सासत हुई। लेकिन इन सबके बीच जो आम आदमी जो है ना इस देश का, वो बहुत खुश था, क्योंकि उसको 2 वजह से खुशी थी। एक तो उसको ये था कि ये सब जितने नेता हैं ना, इनका सारा काला धन इसमें मतलब खत्म हो जाएगा, और दूसरा ये भी था कि इस तरह के उससे उसकी उम्मीद थी कि काला धन अब समाप्त हो जाएगा और सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इसका एक पक्ष मैंने और इसमें अपनी किताब में ठीक से लिखा है, जिसको मैंने स्त्री धन कहा है। स्त्री धन बहुत सी चीजें और होती हैं, लेकिन जो मैंने कैश को स्त्री धन इसलिए कहा है कि हम और आप जो भी भारतीय परिवेश और भारतीय परिवार से आते हैं, हर घर में हर महिला के पास एक कुछ पैसा रहता है, जिसकी खबर जो पुरुष वर्ग है उसके पास नहीं रहती है। वो कहीं से बचा के, कुछ कहीं मिला, कहीं किया, इधर उधर से काट पीट करके अपना पैसा कुछ, जिसको अगर हम कहें, मैं बहुत कहूँगा नहीं, छुपा के नहीं कहूँगा, वो घर ठीक से चला रही हैं, किसी ने कुछ दिया उसको रख लिया, और ये पैसा आपके बहुत आड़े वक्त, जिसको बोलते हैं ना, आपके बहुत, जिस समय आपको पैसे की जरूरत, किसी की बीमारी, किसी के एडमिशन नहीं हो रहा है, घर में कुछ ऐसी विपदा आ गई है कि आपको कैश की ज़रूरत है, उस समय ये
पैसा बहुत काम आता है, और ये हमारे आप जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं सबने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। वो स्त्री धन, क्योंकि अब वो पैसा चुप वो था, अब वो स्त्रियां क्या करना, अच्छा स्त्रियां बैंक में उतना नहीं जाती हैं, तो अब उनको समझ नहीं आया, तो वो पैसा एक तरह से ला के उनको पुरुषों के हवाले करना पड़ा कि भाई इसको चेंज कर दो। और फिर एक बार वो पुरुषों के पास आ गया तो फिर उसकी वो जो एक उनके हाथ में जो पैसा होता है ना, वो एक तरह से आपने मोदी जी ने वो पैसा हाथ से निकलवा लिया। इसको एक चीज और ये कहा गया उस समय, एक आर्गुमेंट और था, ऑफिशियली तो नहीं कहा गया लेकिन एक जनरल नैरेटिव ये था कि इसको नोटबंदी करने के जो टाइमिंग थी उसका बड़ा कारण यूपी इलेक्शन था, क्योंकि बीएसपी के पास पैसा, जैसे आप जानते ही हैं, उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं रहती, बहुत पैसा है। समाजवादी पार्टी तो रूलिंग ही पार्टी थी, वो 12 से 17 इलेक्शन में बैठी हुई थी, 17 का यूपी का इलेक्शन होना था, उसके पास भी पैसा था, कांग्रेस के पास भी पैसा था। इन सब में चूंकि इलेक्शन में पैसे का एक बड़ा रोल हो गया है, ये सबको पता है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। उसमें जिसको कहते हैं ना कि एकदम से बीजेपी ने ये काम करके बाकी के पास पैसे नहीं रह गए, और केवल बीजेपी जिसको पहले से पूर्व सूचना थी उसी के पास जो काला धन कह लीजिए, इलेक्शन में जो इस तरह का कैश कह लीजिए, वो उसी के पास रह गया। एक मैंने बात इसमें और बताई है जो इंटरेस्टिंग है, देश में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में भी ये पैसे का एक्सचेंज हो रहा था, जो शुरू में हुआ और बाद में फिर उसको, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको बंद करना पड़ा, उसको 4-5-6 दिन बाद ही बंद कर दिया गया। लेकिन शुरू के ही 5-6 दिन में 2 बैंक का मैंने नाम लिया है, एक अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है एडीसीबी, और एक राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है आरडीसीबी। जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है उसके अमित शाह साहब बहुत साल तक डायरेक्टर रहे, उसके चेयरमैन भी रहे 2000 तक, और ये उनके दबदबे वाला बैंक है, ये वो बैंक है जहां पे उनकी चलती है। इस बैंक ने कुल उस 5-6 दिनों में जो करेंसी चेंज की वो 745 करोड़ 59 लाख रुपए की। देश के सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज्यादा नंबर 1, जहां पे अमित शाह साहब का दबदबा है। दूसरे नंबर पे जो था उस बैंक का नाम है आरडीसीबी, जैसा मैंने आपको बताया, और उसके जो कर्ता धर्ता हैं जयेश भाई, विट्ठल भाई रडाडिया, वो कैबिनेट मंत्री गुजरात सरकार में, और उन्होंने नंबर 2 पोजीशन रही पूरे देश में, 6093.19 करोड़, 693 करोड़ एंड 19 लाख, नंबर 2 पे। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं इसी और ये भी याद रखिए कि इसी राजकोट जिले से प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2001 में बतौर चीफ मिनिस्टर गुजरात का कार्यभार संभाला था, तो उन्होंने अपने एमएलए का जो पहला इलेक्शन और यहाँ से जीते थे वो राजकोट से ही जीते थे। एक बात मैंने और एक फिगर दी है कि देश में उस समय जो फिगर आई थी, करीब 370 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में कुल जो पैसे का, मतलब पुराने नोट दे के नए नोट जो बदले गए थे, वो 22,271 करोड़ थे, 22,271 करोड़, वो ही 5-6 दिन की विंडो में, और एवरेज आया था पर बैंक का 60 करोड़। एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में एवरेज 60 करोड़ बदले गए थे, लेकिन जो जहां पे अमित शाह साहब थे जो नंबर 1 पे रहा, उसमें 745 करोड़ 59 लाख, 745 करोड़ 59 लाख। एक फिगर आप और समझ लीजिए, क्योंकि क्यों कहा गया है कि ये किस लिए एक्सरसाइज की गई थी, आज तक उसका जवाब नहीं है। जैसा कहा था सरकार ने कि करीब 15.41 लाख करोड़ के करेंसी है जो वापस आया पैसा, मतलब जो पुराने नोट वापस आए उसमें ये सोचा गया था कि करीब 20% उसमें नकली करेंसी है, लेकिन वापस आए 15 करोड़ 30 लाख, 15 करोड़ 30 लाख आए। आरबीआई के अनुसार करीब 99.3% पैसा टोटल का वापस आ गया। कुछ पैसा ऐसा है जो कहीं छुपा रह गया होगा, कोई मर गया, मतलब जो बाकी रह गया वो सब काला था, ये जरूरी नहीं है। बहुत सा पैसा नेपाल में था जो बाद में था कि उसको वो किया जाएगा। जो पैसा नहीं आया वो 10,720 करोड़ था जो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ।
लेकिन इस नोटबंदी का बड़ा इफेक्ट पड़ा बिजनेस पे और डेली वेजर्स जो थे, जो डेली वेजेस पे रहते हैं, जिनको रोज कैश में ही पैसा मिलता है, उस पर भी पड़ा। जो ब्लैक मनी है, देखिए एक चीज ये कहा जाता है ब्लैक मनी काला धन। ब्लैक मनी का एक बड़ा हिस्सा बेनामी प्रॉपर्टी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, इन सब में रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो कैश है वो टोटे काला धन का केवल 6% होता है। तो आपने इस 6% को अटैक करने के लिए काले धन के नाम पे जो एक बहुत बड़े वर्ग को दिक्कत में डाला। दूसरा एक बड़ा फैसला इस सरकार का इस चैप्टर में जो मैंने लिखा है वो जीएसटी है, क्योंकि जीएसटी का मिडनाइट सेशन हुआ था। उससे पहले केवल 3 बार संसद का रात्रि सेशन हुआ था, रात में 12 बजे। ये 30 जून 1 जुलाई 2017 में मिडनाइट सेशन जिसको बोलते हैं। उससे पहले 3 बार, एक बार 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, फिर 72 में जब 25 साल हुए, फिर 97 में जब 50 साल हुए। ये कहा गया कि एक भारत की नई आज़ादी है। और इसमें जीएसटी में मुख्य ये हुआ था कि जो टैक्स कलेक्शन था वो एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन था, नॉट एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मतलब ओरिजिन हो सकता है किसी स्टेट में हुआ हो, कहीं कुछ मैन्युफैक्चर हुआ हो, लेकिन जिस स्टेट में वो कंज्यूम हो रहा था वहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। उसमें बहुत तरह के जीएसटी थे, स्टेट का जीएसटी, इंटर स्टेट का जीएसटी, इत्यादि इत्यादि। और इसी में एक आ गया कि 1 जून 2018 से ई वे बिल आ गया। अब जो भी चीज़ मूव करेगी वो ई वे बिल रहेगा, एक सर्टन वैल्यू के बाद, वो कहाँ से जा रही, कहाँ ओरिजिन है, इस तरह से इत्यादि। और ये भी हुआ कि सेंटर अब सारा कलेक्ट करेगी, क्योंकि कई स्टेट में अलग अलग कंजम्पशन हो सकता था, और स्टेट का शेयर सेंटर लेके स्टेट को फिर देगी। ये इसको डिटेल से समझाया है। जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस थे, जो इंडस्ट्री थी, उसके लिए बहुत एक तरह से डेथ नेल थी। इट वाज नॉट एट ऑल एनकरेजिंग। इसके रेट बहुत बार चेंज हुए, इस जीएसटी के स्लैब्स कई बार चेंज हुए, अलग अलग स्लैब्स बने। फिर मैंने उसमें एक डेटा और दिया है कि एक वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग है, रिपोर्ट है, जो यूएन 2012 से देना शुरू किया है। 2012 में जब पहली बार आया तो इंडिया की रैंक 111 थी आउट ऑफ 156 कंट्रीज। 156 कंट्रीज को करता है। 2020 में इंडिया खिसक के 144 में पहुंच गया था। मैंने एक चीज और दी है कि देखिए, एक चीज ये समझने की चीज है कि बार बार एक चीज उस समय ये कही गई थी कि हिंदुस्तान 2024 में 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना देंगे मोदी जी। हमारा जो सबसे बड़ा ताकत है ना, जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी एचआर है, बिगेस्ट रिसोर्स। मतलब हमारा जो यंग, जो हमारे पास नवयुवकों की सेना है, वो सबसे, नौजवानों की वो सबसे बड़ी ताकत है हमारी, उनकी कैपेसिटी और उनकी कैपेबिलिटी। लेकिन आपको अगर इस नौजवान शक्ति को प्रोडक्टिव बनाना है तो उनको आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है एजुकेशन और हेल्थ में, जो हिंदुस्तान में इन दोनों सेक्टर में बहुत कम किया जाता है। मैंने फिर ये भी लिखा है कि 2014 से 2019 का जो इवेंट मैनेजमेंट का सफ़र शुरू हुआ 2014 में, वो कितना इवेंट, अब देश इवेंट मैनेजमेंट के सहारे चल रही है। उसका एक उदाहरण मैंने दिया है कि कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा गया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाएंगे। सितंबर 2013 में जब ये डिक्लेयर हो गए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बीजेपी के द्वारा, तो उन्होंने 7 अक्टूबर 2013 में दुनिया की टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाने का ऐलान किया और ये कहा कि ये 182 मीटर्स टॉल होगी। 182 इसलिए कि गुजरात में 182 एमएलए कंस्टिट्यूंसीज हैं, विधायकों की कंस्टिट्यूंसी, उससे उन्होंने उसको रिलेट करके 182 मीटर्स किया। उन्होंने एक ये भी किया कि पूरे देश से उन्होंने कहा कि आप अपना छोटे छोटे लोहा हमें दीजिए, खेती का कोई पुराना औजार है वो दीजिए, और हम पूरे देश से लोहा इकट्ठा करेंगे और उससे मूर्ति बनेगी। अब वो मूर्ति उससे तो नहीं बनी, कहा यह गया है कि वो फाउंडेशन में डाल दी गई है। इस मूर्ति को बनाने का ठेका एल&टी को दिया गया 2,989 करोड़ में, 2,989 करोड़ में। और वो सरदार पटेल जिन्होंने एक समय आरएसएस को बैन किया था, उसको गले लगा के उसको एक तरह से अडॉप्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रहा है। जो 100% कांग्रेसी रहा है, वो कभी इधर उधर नहीं गए, उनको बीजेपी आज अपना अडॉप्ट कर रहा है। सबसे जो सबसे जिसको कहते हैं कि
अजीब सी बात है, हंसने की बात है, वो ये है कि ये हम लोग चाइना को बाइकआउट, चाइना के प्रोडक्ट को बैन, मोदी जी ने चाइना के ऐप बैन किए, लेकिन ये जो ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्ति है ये चाइना से बन के आई है। इस चीज में जो इवेंट मैनेजमेंट की जो बात मैं कर रहा था इसी के उसमें बता दूं, इसको शुरू किया था प्रशांत किशोर ने, और अब तो उसके खैर उसके मास्टर अब अमित शाह साहब हो गए हैं। एक ही चीज मैंने बताई, जैसे उस समय था एक स्लोगन चला, चौकीदार चोर है, ये राहुल गांधी ने चलाया, चौकीदार चोर है। तो उसको कितने खूबसूरती से मोदी जी ने 2019 में मैं भी चौकीदार, और मैं भी चौकीदार करके उन्होंने, जैसे राहुल गांधी लगातार कहते रहे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उसको मैं भी चौकीदार, और सारे मंत्रियों को लगाया कि मैं भी चौकीदार, सबने अपना कहा चौकीदार चौकीदार को अपने पक्ष में उन्होंने कर लिया इस स्लोगन को। एक इंपॉर्टेंट चीज और इसलिए बता दूं कि जब 26 मई 2014 को मोदी जी शपथ ले रहे थे तो उन्होंने सार्क के सारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, और नई तरह की बिगिनिंग थी। एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने इसमें लिखी, वो डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा, कि 2005 में चीफ मिनिस्टर के तौर पर यूएस ने उनको A2 वीसा देने से मना कर दिया था, और केवल मना ही नहीं किया था, मोदी जी का B1 B2 वीसा जो था, जो पहले दिया हुआ था, उसको भी रिवोक कर दिया था, निरस्त कर दिया था। और ये निरस्त जब उन्होंने किया था, द डिनायल एंड रिवोकेशन ऑफ अ वीसा वर डन अंडर द यूएस लॉ by which foreign government officials responsible for severe violation of religious freedom became ineligible for the visa. रिलीजियस फ्रीडम मतलब उनके जो रिलीजन के बारे में लेके उनके विचार और उनकी वो जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से किया गया था। एंड मोदी इज द ओनली पर्सन ever to be banned to travel to United States of America under the IRFA, International Religious Freedom Act, provision of the US Immigration Nationality Act. इन्होंने एक ये भी इनके पास ये रिकॉर्ड है कि ही बिकेम दी ओनली पर्सन। दूसरा एक और चीज जान लीजिए कि जिस कंट्री ने उनको ऐसे ट्रीट किया उसमें हाउडी मोदी, अगर आपको याद हो, उस अमेरिका में सबसे ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। 6 बार 2014 से 2019 के बीच गए, किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा अगर ये कहीं गए तो अमेरिका गए थे। इन्होंने अपने फर्स्ट टेन्योर 2014 से 2019 के बीच में 60 कंट्री गए थे और 95 फॉरेन विजिट्स हुई थी इनकी। एक जो सबसे यादगार फॉरेन विजिट है वो है नवाज शरीफ साहब, ये काबुल गए थे, वहाँ से लौट रहे थे दिसंबर 2015 में। नवाज शरीफ साहब की बर्थडे थी, उनकी नतनी की शादी थी। ये बिना अनशेड्यूल ये पाकिस्तान में उतरे, उनसे मिले, नवाज शरीफ की अम्मा से मिले, उनके पैर छुए, इत्यादि इत्यादि ये सब किए। मोदी जी को ओवरसीज इवेंट का बहुत शौक है। फर्स्ट उसमें तो इन्होंने झड़ी लगा दी थी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई, सब जगह जा जाके बड़े इवेंट कर रहे थे। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर की गई थी इन सब कामों के लिए। इसका डिटेल उसमें है। लेकिन अंत में मैंने फिर ये कहा है कि आप इवेंट जितना कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको तो एड्रेस करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।